Very good morning, Divya, Abhi, Abhilasha, and Ankesh. Welcome to all of you in Madhya Pradesh GK theory class. कल की क्लास हमने यहाँ खत्म की, वहीं से हम इसको आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। कल का टॉपिक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। कल जो हमने मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन लिया, मध्य प्रदेश का परिचय लिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उसमें कहीं कोई डाउट? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताएं। कल आपका पेपर है एमपीपीएससी का। अंकेश, अभिलाषा, दिव्या, आपने भी एमपीपीएससी का भरा है इस बार कि नहीं भरा? भौगोलिक स्थिति, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली थी? दिव्या, पीडीएफ डाउनलोड कर ली? पीडीएफ में क्या समझ में नहीं आया? भौगोलिक स्थिति समझ में नहीं आई आपको? चलिए, क्लास के आखिरी में जो थोड़ा सा समय बचेगा तब हम आपके पॉइंट्स को ले लेंगे। ठीक है, क्लास के आखिरी में जब हमें टाइम मिलेगा तब आप मेरे को याद दिला दीजिएगा, तब हम आपके सारे डाउट्स, ठीक है, अंकेश, दिव्या और अभिलाषा, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, आज का जो पॉइंट है, आज की जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु हैं और राजकीय जो पेड़ हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक लेंगे आज। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसके मध्य प्रदेश का किसी भी लेवल का एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति, यानी कि अपने भारत में मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश एरिया वाइज देखा जाए तो उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है टोटल? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की एरिया से ही चालू करेंगे, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, क्योंकि भारत में स्थिति जाननी है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। थ्योरी में भी अपने को बहुत आसानी होती है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन इसके जरूर बनते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति है तो ये पॉइंट इसमें आता है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत, ठीक है ना, अपना जो प्यारा भारत है, पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? जी अंकित, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, पूरे भारत में इसका जो एरिया देखा जाए परसेंटेज वाइज, ठीक है ना, भारत में, ठीक है ना, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो टोटल कितना है? 9.38%। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। पूरे भारत का अगर एरिया देखा जाए तो पूरे भारत के एरिया का 9.38% एरिया कवर करता है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर पूरे विश्व में, पूरे विश्व की जो भूमि है, ठीक है ना, यहाँ पे की अलग अलग कंट्रीज हैं, तो उसमें भारत का जो हिस्सा है, अपना जो प्यारा भारत है, तो भारत का हिस्सा कितना है? भारत का हिस्सा कितना है परसेंटेज में? भारत कितना है? वो है 2.4%, जो कि मैंने जब भारत का भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो भारत का पूरी भूमि का, पूरी विश्व की भूमि का अगर हिस्सा है तो उसमें
भूमि पूरी जो आती है वो 2.4% का एरिया भारत कवर करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसमें से 2.4% को अगर पूरा 100% मान लिया जाए, ठीक है ना, उस पूरे 100% में से 9.38% जो एरिया है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का एरिया आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल से पॉइंट्स हैं, एक बार में याद हो जाने चाहिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि भारत का अगर परसेंटेज में देखा जाए। हेलो पल्लवी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए समय पे आया कीजिए, थोड़ा सा 10 बजे सीधे लॉग इन किया कीजिए, बल्कि 10 बजने से 5 मिनट पहले ही बिल्कुल बैठ जाया कीजिए। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन वो डाउट अगर कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। वैसे रिकॉर्डिंग क्लास आपकी मिल जाती है। थैंक यू, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, भारत के आज एक गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, देखिए हमें तो याद नहीं रहता। चलिए, भारत भारत का जो एरिया है 2.4%, उसका वो 100%, तो उसका 9.38% एरिया मध्य प्रदेश का कवर करता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपने क्लियर कर दिया। अगला जो पॉइंट है वो है भारत, कल मैंने बताया था इसके बारे में, मध्य प्रदेश भू अवशिष्ट राज्य, यानी कि चारों तरफ से मध्य प्रदेश, चारों तरफ से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहां पर क्या है, गुजरात। यहां पर देखा जाए तो ये है, ये बोर्ड को बड़ा नहीं है यहां तक, तो ये है गुजरात। तो चारों तरफ से मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? लैंडलॉक स्टेट। हिंदी में उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं भू अवशिष्ट राज्य। ठीक है, पश्चिम में राजस्थान, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, अगर पूरा पश्चिम देखा जाए तो गुजरात भी आता है, तो पश्चिम में, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व उत्तर में छत्तीसगढ़ और उत्तर में उत्तर प्रदेश। तो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ राज्य है अपना मध्य प्रदेश। 5 राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? मध्य प्रदेश पूर्णतः, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मध्य प्रदेश पूर्णतः 5 राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि भू अवशिष्ट राज्य है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली में आपको जो बता रहा हूं वो आप सुनिए। ठीक है, क्लियर हो गया? भू अवशिष्ट राज्य, बहुत छोटा है, ज्यादा लिखेंगे तो साफ भी करना पड़ेगा, समय ज्यादा जाएगा और उसको एक्सप्लेन करने में फिर भी दिक्कत होगी, फिर आपके डाउट्स भी क्लियर करने काफी चीजों के। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर कोई सीमा राज्य बनाता है तो वो कौन सा राज्य बनाता है? अभी अपन सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की चारों तरफ से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, तो उसमें सबसे अधिक अगर सीमा कोई राज्य बनाता है तो कौन सा राज्य बनाता है? क्योंकि पश्चिम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश हेडिंग बना लेते हैं। अब अपन सीमा के बारे में चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश से सीमा कौन सा राज्य बनाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा कौन कौन सा राज्य बनाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से सबसे अधिक बनती है। ठीक है, पश्चिम में ये राजस्थान है जो कि गुजरात से यहां पर लगा हुआ है, यहां से, इसको अपन कलर दूसरे ले लें, यहां से लगा हुआ है। और ये जो सीमा है, ये जो सीमा है, ये सीमा सबसे अधिक सीमा है मध्य प्रदेश से जो लगता है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। कई किताबों में उत्तर प्रदेश को पहले दिया हुआ है। एक्चुअली इन दोनों की जो सीमाओं में जो अंतर है 10 या 5 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए कई जगह कंफ्यूजन होता है।
इसलिए इसको आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर जो आता है वो राजस्थान आता है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। अगर इसको फिगर आउट लिया जाए, फिगर में लिया जाए, तो इसका जो फिगर है वो कितना है, ये लगभग 1600 किलोमीटर की बॉर्डर राजस्थान की है। राजस्थान की सीमा कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर। और ये यहाँ पर सिंगरौली आता है, यहाँ तक सिंगरौली है, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक। और इसकी सीमा है 1595 किलोमीटर की लगभग, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये जरूर बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो है सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे अधिक, ठीक है, अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, ठीक है, राजस्थान। अब सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो है कौन सा, अपना पश्चिम में गुजरात। उसकी सीमा के बारे में बिल्कुल भी अपने को क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये बनता है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, पश्चिम में स्थित गुजरात, जिससे कि मध्य प्रदेश के 2 जिले छूटे हैं, ठीक है ना। तो सबसे कम सीमा कौन सा करता है, गुजरात। गुजरात की कितनी है, सबसे कम, सबसे कम सीमा गुजरात छूता है और सबसे अधिक राजस्थान छूता है, ठीक है। ये हो गए छोटे छोटे 2-3 पॉइंट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कल आपको बता दिया है बिल्कुल, मध्य प्रदेश से सबसे अधिक, मध्य प्रदेश, क्योंकि अपन पूरे भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में, तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से लगे हुए सबसे अधिक जिले अगर किसी जिले से छूते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, जो कि मैंने आपको कल बता दिया, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से कितने कितने जिले छूते हैं, ये पॉइंट भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। 13 जिले, 13 जिले जो कि उत्तर प्रदेश से छूते हैं मध्य प्रदेश। सबसे अधिक छूने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 13 जिले, 13 जिले कौन कौन से हैं, अगर ऊपर से चले आए तो, ठीक है, जो मैंने कल आपको बताया था। तो वो है अपना ऊपर सबसे पहले मुरैना, भिंड, उसके बाद में दतिया, उसके बाद में इस गले में आ जाता है वो शिवपुरी आ जाता है, शिवपुरी से नीचे अशोकनगर, उसके बाद में सागर, फिर छतरपुर, निवाड़ी, निवाड़ी के बाद में यहाँ टीकमगढ़, सॉरी यहाँ टीकमगढ़ आता है, टीकमगढ़ के ऊपर निवाड़ी, बाजू से लगा हुआ छतरपुर, फिर पन्ना, उसके बाद में सतना, उसके बाद में रीवा, रीवा के बाद में सिंगरौली। तो ये जो 13 जिले हैं, ठीक है ना, ये जो 13 जिले हैं ये मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक छूने वाले जिले, यानी कि सबसे अधिक बाउंड्री जो बनती है वो उत्तर प्रदेश से 13 जिले छूते हैं, और सबसे कम जिले गुजरात। तो इसमें सबसे अधिक और सबसे कम के बारे में अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे कम जिले गुजरात के और सबसे अधिक जिले जो छूते हैं मध्य प्रदेश के वो उत्तर प्रदेश से छूते हैं, 13 जिले। गुजरात से कौन कौन से हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है, 2 जिले होते हैं। अब अपन चलते हैं अगला पॉइंट, जो कि मैंने कल आपको बता दिया, लेकिन इसी मध्य प्रदेश की भारत की स्थिति में वो आता है, इसलिए इसमें भी मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश से निकलने वाली अक्षांश रेखा 23.5, 23.5 जो कर्क रेखा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश से छूती है और जो कि भारत के अन्य राज्यों से भी गुजरती है। अगर इस कर्क रेखा के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलावा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये कर्क रेखा कौन सी कहलाती है, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा कहलाती है।
अक्षांश रेखा कौन सी 23.5 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको कि क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। तो ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से काटती है, मध्य प्रदेश के पेट को काटती हुई जाती है बिल्कुल बीचों बीच, और मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती। कितने, 14 डिस्ट्रिक्ट, जो कि मैंने कल आपको पूरे क्लियर करा दिए। ठीक है, कल की क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बल्कि पीडीएफ नोट्स में भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ रहता है कि यहाँ पर अनूपपुर आता है या शहडोल, क्योंकि अक्षांश रेखा जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, इसमें बिल्कुल भी लचक नहीं होती है, घुमाव नहीं होता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। एक अक्षांश रेखा और दूसरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में मैं आपको भूगोल के बारे में बताऊं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं की वो दूरी। ठीक है ना, अक्षांशीय रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और दोनों अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है और बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। क्या, काल्पनिक रेखा, कोई परमानेंट रेखा नहीं होती है कि अपन पृथ्वी पे देखा तो ये खींची हुई है। ये काल्पनिक रेखा वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इनको खींचा गया है। ठीक है, जब भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में हम भारत के भूगोल में या फिर अन्य पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। कर्क रेखा किसी राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरती है। जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम जो जा रहे हैं उसको फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है अंकेश, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस पॉइंट को यहीं पे कर देते हैं, आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, अभी जो पॉइंट बता रहा हूं उन पे बिल्कुल फोकस करें अपन, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं उनको अगर अपने डाउट क्लियर हो गए ना तो अगली बार इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से काटती हुई जाती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और पेट बिल्कुल बीच से काटती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और भारत के 8 राज्यों से, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश से बाजू में लगा हुआ क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद में अगर देखा जाए तो फिर लगता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान मैंने ऊपर से काट दिया, राजस्थान यहाँ से काटती है कम से कम, क्योंकि ये मैप थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। डू नॉट कंफ्यूज, मैप मैंने ऐसे बनाया हुआ है उसमें मत देखिएगा। ठीक है, राजस्थान से जाती है पहले गुजरात, गुजरात के बाद में फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के बाद में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, और उसके बाद में मिजोरम। काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 8 राज्य हुए या नहीं हुए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में कितने हैं? नहीं, उड़ीसा से नहीं जाती है, उड़ीसा मैंने गलत ऐड कर दिया। ठीक है, उड़ीसा को नहीं दीजिएगा। झारखंड के बाद में सीधे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा नीचे आ जाता है, उड़ीसा, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम। ठीक है, उड़ीसा नीचे में है जो कि बॉर्डर से छूटा है, बिल्कुल समुद्री रेखा से छूटा हुआ। तो इसमें तो पहला जो आता है वो आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद में याद कर लीजिए, गुजरात, गुजरात के बाद में क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम। ठीक है ना, तो ये 8 राज्य यहाँ से की ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
चलिए, कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। 23.5, ठीक है ना, 23.5 अक्षांश रेखा कहलाती है ये, ठीक है ना, और इसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और एक होती है मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में बता दूं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटर। इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में, इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में 23.5, इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 को कर्क रेखा कहते हैं। इक्वेटर के दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 होती है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल याद हो जाएगा। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो काल्पनिक रेखा है, जो कि ओरिजिन है अक्षांशी 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध की 23.5 वो कहलाती है अक्षांश रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 है उसको बोलते हैं क्या, मकर रेखा, ठीक है। क्लियर हो गया। छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बीच में ऐड कर लिया, क्योंकि अक्षांश रेखा के बारे में कहते हैं, वो भी अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है ना, वो भी अक्षांश रेखा है जो कि भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में आती है, लेकिन उसका भी फिगर सेम होता है 23.5, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे वहां पे भी 23 है, क्योंकि 0 हो गया, 0 से यहाँ पे भी 1 2 3 जाएगा, 0 से ऊपर भी 1 2 3 जाएगा, ठीक है। तो 23.5 एंड 23.5 जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध की है अपनी मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध की जो है वो है कर्क रेखा, ठीक है। दिव्या, अभिलाषा, अंकेश, पल्लवी, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, ये क्लियर हो गया पूरा, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए, एक एक पॉइंट्स को ऐसे क्लियर करना है कि अगली बार अपने को उसमें कोई भी ऐसा डाउट ना रहे कि हमको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहां तक पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, कल मैंने आपको बताया था समय मानक रेखा के बारे में। भारत में जो समय का आधार तय होता है वो समय मानक रेखा से होता है, और समय मानक रेखा मध्य प्रदेश में कहां से कटती है, ये कहां से जाती है, सिंगरौली, ठीक है। अगला पॉइंट है समय मानक रेखा जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सी रेखा है ये, समय मानक रेखा, समय मानक रेखा, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति, तो इसमें भारत के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। तो ये पूरे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको समय मानक रेखा कहते हैं। और ये कितनी होती है, ये होती है 82.5, ठीक है, 82.5 होती है, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। अच्छा, ये रेखा भी काल्पनिक रेखा है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, ठीक है। इसको बनाया गया है समय को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, समय का निर्धारण करने के लिए इस रेखा को बनाया गया है, ठीक है ना। और इसके लिए ओरिजिन जो बनाया गया था वो ओरिजिन क्या, मेरिडियन लाइन या फिर ग्रीनविच रेखा जिसको बोलते हैं, उसको आधार लेके इसको सेट किया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं भूगोल में पूरा एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं, और अगर आप भूगोल को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो भूगोल की क्लास भी आप बिल्कुल ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां पे आपको, ठीक है ना, ज्योग्राफी के बारे में पूरा क्लियर होगा। अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश का भूगोल अपने को पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश से ये गुजरती है सिंगरौली जिले से, और भारत के 5 राज्यों से, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से भारत के, यहाँ से की ये समय रेखा गुजरती है, मानक रेखा, तो वो गुजरती है मध्य प्रदेश के अलावा ऊपर सबसे पहले क्या आ गया, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में फिर आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में नीचे जो आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में उड़ीसा, ठीक है। कितने, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, आखिरी में आंध्र प्रदेश आता है, ऊपर में उड़ीसा आता है। तो क्या हो गया, 5 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे कि ये कर्क रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा। ठीक है, या फिर उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऐसे करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर उड़ीसा आ गया और नीचे आंध्र प्रदेश आ गया। तो 5 राज्य जहां से करके रेखा हो जाती है और इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। खड़ी रेखाएं जो होती हैं, खड़ी रेखाएं जो होती हैं, ये रेखा जो कहलाती है ये देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव दोनों से जाके जुड़ती हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट और बता दूं मैं आपको उत्तरी देशांतर रेखाओं के बारे में। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी ज्यादा होती है, लेकिन ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हुए और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हुए इनकी बीच की दूरी कम हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी अधिक होती है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी कितनी है ये जरूर नोट कर लीजिएगा एक कॉर्नर में। ठीक है ना, वो होती है कितनी? 111.33 किलोमीटर। ठीक है, देशांतर, देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है ये क्लियर हो गया। देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर, ठीक है, सबसे अधिक दूरी होती है जो होती है 111.33 किलोमीटर। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये रेखाएं कुछ इस तरीके से मूव होती हैं। तो जैसे जैसे पास पास आती जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं अगर एक मैप बनाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया क्या? उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच की ये रेखा जो हो गई ये क्या हो गई? इक्वेटर। तो यहां से अगर हम बीच में ये मेरिडियन लाइन खींचे, ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई मेरिडियन लाइन। ये मेरिडियन लाइन हो गई। और मेरिडियन लाइन और इक्वेटर के बीच में जो रेखाएं बनती हैं ये रेखाएं जो कहलाती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एकदम टकरा रही हैं। ठीक है, रिपीट ही कर रहा हूं मैं, ये रिपीट ही किया है मैंने पहले भी। ठीक है, समय मानक रेखा कौन सी होती है? समय मानक रेखा जो होती है वो होती है क्या? देशांतर रेखा, जिसको बोलते हैं 82.5। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है समय मानक रेखा। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां से और क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाले पीडीएफ में भी मैंने आपको, जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तब मैंने आपको पूरा समझाया। भारत के 5 राज्य कौन से हैं? ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में नीचे उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। समय मानक रेखा जिसको 82.5 कहते हैं। ठीक है, और इसकी भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है 2 देशांतर रेखाओं की। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर इक्वेटर है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। सबसे अधिक दूरी अगर कहीं होती है देशांतर रेखाओं की तो वो होती है 111.33 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आपस में मिलती हैं ये रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आपस में मिलती जाती है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास में जाते जाते इनकी बीच की दूरी कम हो जाती है, उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव में जाते जाते इनकी बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, उसको अपन को कैलकुलेट नहीं करना कि वो वहां पर कितनी, क्योंकि ये हर जगह पर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी कम होती हुई यहाँ पर कम होती है। ठीक है, तो इस कारण से अपन इनको दूरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेटर की ही दूरी का अपन को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। अगर थ्योरी में लिखना होता है तो ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब क्लियर है सभी को? दिव्या, अंकेश, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को बता रहा हूं, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? कहीं पे कोई डाउट? पल्लवी हो गया? आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया? आगे करें?
तो मैंने आपको मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति की पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि मैंने आपको 2 टॉपिक के बारे में यहाँ पर बताया था। तो एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया आधे घंटे में। पहला आधा घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति, ठीक है। अब हम चलेंगे मध्य प्रदेश के जो सिंबल्स हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस किस को बनाया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश के राजकीय नाटक, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं इसको अब साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको रेस्ट करता हूँ। चलिए चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक में क्या क्या आते हैं? वो होते हैं राजकीय चिन्ह, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंबल, जो कि मध्य प्रदेश शासन उसका उपयोग करता है। अगला जो आता है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु,
है ना, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी, पुष्प, वृक्ष, मछली, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय नाटक, राजकीय नृत्य। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद में चिन्ह के बाद में क्या है, पशु, ठीक है, पशु जानेंगे। पशु के बाद में पक्षी, पक्षी कौन सा है, पक्षी के बाद में फिर वृक्ष, वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है। और राजकीय वृक्ष के बाद में फिर पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है, नाटक कौन सा है, और नृत्य, ठीक है, नृत्य कौन सा है, ये हम जानेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इनको भी कवर करना जरूरी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है, आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं इमेज में देखा होगा, पढ़ाई की होगी तो मालूम पड़ा होगा आपको। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो उसमें क्या है, एक सर्किल सा बना हुआ है, उसमें क्या है, छोटी छोटी पत्तियां दिखेंगी आपको सर्किल के चारों तरफ। वो पूरे के पूरे स्तूप हैं जो कि बौद्ध स्तूप हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में, ठीक है, बौद्ध धर्म प्रचार हुआ था और बौद्ध स्तूप कई जगह पर पाए गए। तो मध्य प्रदेश ने स्तूपों को अपनाया जो कि एक गोला और उसके चारों तरफ में इस तरीके से ऐसे करके स्तूप बने हुए हैं चारों तरफ में, ठीक है। बौद्ध स्तूप लिए गए हैं और इसकी अंदर में, ठीक है ना, अंदर में एक लाइन है, ठीक है, एक अंडर लाइन है यहाँ पर ऐसे करके ऐसे गोल घुमा हुआ है, ठीक है। उसमें धान और चावल की बाल, ठीक है ना, उनकी बालें यहाँ पर बीच में रखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में मध्य प्रदेश शासन, यहाँ पर सत्यमेव जयते और बरगद का पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर अशोक का निशान है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बालें हैं यहाँ पर धान और चावल की, ऊपर में स्तूप है, एक सर्किल है, बरगद का पेड़ है और साथ में सत्यमेव जयते, ऊपर में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है ना। तो ये राजकीय चिन्ह है, ठीक है, धान और चावल की बालियां हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है। क्लियर हो गया मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और मध्य प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है, ठीक है। अब अगला चलते हैं अपन मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है कौन सा, बारहसिंगा, याद रखिएगा, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, बारहसिंगा। आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अगर पढ़ा है उसमें अगर आपको मैंने बीच में क्लासेस ली थी यूट्यूब पर, उस पर भी बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और कौन सा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ प्रजाति का है जिसका संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए इसको राजकीय पशु घोषित किया है, ठीक है। कान्हा-किसली में, बिल्कुल सही, ठीक है। ये राजकीय पशु है और इसको राजकीय पशु कब घोषित किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किया गया था 1981 में, कब, 1981 में मध्य प्रदेश शासन ने इसको राजकीय पशु घोषित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है कौन सा, दूधराज, क्या है नाम उसका,
दूधराज, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भारतीय भाषा में दूधराज बोलते हैं, ठीक है। या फिर अन्य नाम भी इसको बोलते हैं शाह बुलबुल, क्या बोलते हैं, शाह बुलबुल, दूधराज, और अंग्रेजी में बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई क्लैचर, ठीक है। पैराडाइज फ्लाई क्लैचर बोलते हैं, बिल्कुल सही अंकेश, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ी है, ठीक है। पैराडाइज पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से, क्लैचर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम है जो कि मध्य प्रदेश का ये राजकीय पक्षी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ये। इसको भी राजकीय पक्षी जो घोषित किया गया मध्य प्रदेश शासन में, ये भी 1981 में, ठीक है ना, सेम ईयर है, 1981 में ही इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। अच्छा, इस राजकीय पक्षी की खासियत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, टाइप करने में दिक्कत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो तो गड़बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, बस याद होना चाहिए कि कौन सा पक्षी क्या है, क्या क्या नाम जानते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज, या फिर शाह बुलबुल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। 1981 में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया, ठीक है ना। विश्व में ये एकमात्र ऐसा पक्षी है, ठीक है ना। इस पक्षी की खासियत क्या है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा पक्षी है, ठीक है ना, जो कि अपना क्या बोलता है, रंग बदल लेता है, क्या बदलता है ये, दूधराज पक्षी ये अपना खुद का रंग बदलता है, ठीक है ना, अपना कलर को ये बदल लेता है, ठीक है। आप इसको नेट पे सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन बता नहीं सकते हैं, तो गूगल सर्च में आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर अपन उसको पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, दूधराज पक्षी के बारे में, ठीक है। दूधराज पक्षी आपको वहां पर दिखेगा पूरा, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अगला जो है वो है क्या, वृक्ष। वृक्ष कौन सा है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद, ठीक है। बरगद जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, और इसको भी मध्य प्रदेश ने 1981, डेट बस सन याद रखिएगा, 1981 में ही ये सारे के सारे राजकीय प्रतीक घोषित किए गए, ठीक है ना, अपनाया था। तो इसको भी 1 नवंबर 1981 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था, बरगद को, ठीक है। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है ना। हिंदू मान्यता के अनुसार इसकी पूजा की जाती है, वट वृक्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं इसको, और बरगद नाम से भी जानते हैं। बहुत ही विशाल और मजबूत पेड़ होता है, इस पेड़ में से कई शाखाएं यूं के यूं, जिसे बोलते हैं जड़ें, जो लटकती रहती हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बरगद, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और बहुत उम्र होती है इसकी, बहुत ही विशाल और बहुत ही उम्रदराज पेड़ होता है, काफी लंबी उम्र तक ये चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं पुष्प। पुष्प कौन सा है, लिली, कौन सा पुष्प है, राजकीय पुष्प, लिली बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सफेद लिली, या फिर व्हाइट लिली, ठीक है ना। लिली का पेड़, लिली का जो पुष्प है वो राजकीय पुष्प कहलाता है, बस इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, राजकीय चिन्ह, पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प। खेल कौन सा है अपना, तो खेल जो है वो है मलखम, ठीक है, मलखम। मलखम जो खेल है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, बिल्कुल सही। 2013 में 2013 में इसको राजकीय खेल घोषित किया गया, ठीक है ना। और इसी के नाम से मध्य प्रदेश शासन ने, ठीक है ना, एक खिलाड़ी के नाम से इसको एक अवार्ड भी घोषित किया गया था, इसको बोलते हैं प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है, प्रभाष जोशी पुरस्कार, जो कि मलखम में दिया जाता है। हाँ, उज्जैन में इसकी एकेडमी है, मलखम की एकेडमी, और उज्जैन का ही ये खेल, वहीं से इसको शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, उज्जैन में ही इसकी एकेडमी भी है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो राजकीय खेल कौन सा हो गया, मलखम हो गया। अब राजकीय नाटक, राजकीय नाटक कौन सा है इसमें, वो है अपना मार्च,
राजकीय नाटक कौन सा है इसमें? माच। माच की भी शुरुआत कहां से हुई थी? इसके लिए भी जिला उज्जैन ही आता है, ठीक है। उज्जैन जिले से ही माच नाटक की शुरुआत कही जाती है, ठीक है ना। तो ये राजकीय नाटक है माच। और राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय नृत्य जो है वो है राई। राई जो नृत्य है वो राजकीय नृत्य है, ठीक है ना। और ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और उसके अलावा बुंदेलखंड से लगा हुआ बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड का नृत्य माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो बुंदेलखंड में है, राई, ठीक है ना, राई नृत्य, ठीक है। इसमें बीड़नी, आपने सुना होगा, बीड़नी का भी नाच होता है जिसको कि राई नृत्य होते हैं। अगर बीड़नी उपलब्ध नहीं होती है तो उस समय के जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का रूप धारण करके फिर नाचते हैं, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं राई नृत्य, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आता है राजकीय मछली, बिल्कुल सही, लिखते जाइए आप, मैं भी लिखूंगा यहाँ पर। राजकीय मछली, राजकीय मछली कौन सी है? वो है महासेर। कौन सी मछली है वो? महासेर। राजकीय मछली महासेर, ठीक है। राजकीय चिन्ह पशु पक्षी वृक्ष पुष्प तेल नाटक नृत्य और मछली हो गई, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया? राजकीय फल, ठीक है। तो राजकीय फल कौन सा है पता है? तो वो है क्या? आम, ठीक है। आम, इसको बोलते हैं फलों का राजा, फलों का राजा कहा जाता है आम, मैंगो, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है राजकीय फसल, राजकीय फसल। राजकीय फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? बिल्कुल सही, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि सबसे अधिक अगर पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में सोयाबीन होती है तो वो होती है मध्य प्रदेश में, जो कि पूरे भारत का 80% क्रॉपिंग जो होती है वो सोयाबीन की मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? आवाज ब्रेक हो रही है मेरी। चलिए दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सी चीज समझ में नहीं आई? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय जो फल है वो है आम। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है वो है महासेर, ठीक है। बीच बीच में इंटरप्शन आ रहा होगा, चलिए। और मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोई फसल होती है तो वो होती है सोयाबीन, ठीक है ना। पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उतने उस सभी राज्यों में से 80%, टोटल भारत का 80% जो क्रॉपिंग होती है वो मध्य प्रदेश में होती है सोयाबीन की, इसलिए सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कहलाती है, ठीक है। अब बचा सिर्फ आखिरी जो होती है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, ठीक है ना। उसको मैं कहां लिखूं? ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो नदी है, नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी? तो वो है कौन सी? अपनी नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश में अगर कोई नदी सबसे ज्यादा बहती है तो बहती है नर्मदा नदी। तो राजकीय नदी अपनी कौन सी हो गई? नर्मदा नदी हो गई। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से पुष्पराजगढ़ तहसील, कौन सी तहसील? पुष्पराजगढ़ तहसील, यहां से, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ मध्य प्रदेश,
ठीक है ना। ये है अनूपपुर, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील, अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और ये पूर्व से, पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और मध्य प्रदेश के अलावा 2 राज्य और कवर करती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र और उसके बाद में गुजरात, 2 राज्यों को कवर करती हुई ये जाती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर का रन है, ठीक है, जो कि कवर करती है। उसके बाद में अन्य जो है वो पूरा दूसरे राज्यों में कवर करती है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो पूरा तीनों राज्यों में 1312 किलोमीटर का ये लंबाई कवर करती है। और आखिरी में जाके कहां पर गिर जाती है? ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपने मध्य प्रदेश के पूरे राजकीय चिन्ह, जिसमें से अगर कोई सा छूटा हो तो बताओ। नहीं, सारे हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पूरे हो गए। पूरे 12 के 12 हमने बता दिया। मेरा नंबर चाहिए आपको? मेरा नंबर मैं यहीं पे टाइप कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ये है मेरा नंबर। ठीक है, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एनी टाइम इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, फोन पे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो राजकीय प्रतीक के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द होल टॉपिक। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए? मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति और मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ये दोनों आज हमने कंप्लीट कर लिए। इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी अभी, और साथ में इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी। बाद में आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने आप सभी विद्यार्थियों से कहा था कि आप अपने, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स, अपने सर्किल में मेरी क्लास को पॉपुलर करें। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा और भी स्टूडेंट्स मेरी 30 मिनट की क्लास में जुड़ पाए। तो आपके पास में जितनी भी, क्योंकि देखिए आने वाला जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? आने वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी एमपीपीएससी प्री का 25 तारीख को पेपर है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो पेपर है, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा, एमपीपीएससी प्री 2020-21 का। तो उसकी तैयारी के लिए जो भी विद्यार्थी चाहें वो मेरी क्लास से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मेरी क्लास से ज्वाइन करें। आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को ज्यादा, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बताएं। ठीक है सर, रनिंग क्लास में भी भर सकते हैं? हाँ, रनिंग क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रिकॉर्डेड क्लास पहले से ही है, और बाद में जो नए विद्यार्थी आएंगे उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास भी कंडक्ट कर लेंगे। कहीं पे कोई डाउट होंगे तो उसमें भी हम क्लियर कर लेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उनको भी बता दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी रिकॉर्डेड क्लास उनको मिलेगी। ठीक है सर, मेरा मतलब है 3 इयर्स में, मतलब अच्छा, एमपीपीएससी के लिए अभी आपका कौन सा सेम चल रहा है? मतलब कौन सा ईयर चल रहा है अभी? 3rd ईयर चल रहा है। हाँ, 3rd ईयर वाले भर सकते हैं। 2nd ईयर हो गया, 3rd ईयर अभी चालू हुआ है आपका। तो 3rd ईयर चालू हुआ है, नहीं कंप्लीट होना जरूरी होता है वैसे, क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट तुरंत आएगा। इसका रिजल्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में एलिजिबिलिटी सेट होती है। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को 3rd ईयर भी
के आसपास होना चाहिए। अगर थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम आपने अपियर हो गए हैं और उसका रिजल्ट एवरीथिंग है, देन यू आर एलिजिबल फॉर फाइटिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए चलिए अंकित, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभिलाषा, आपको भी बहुत बहुत ठीक है बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी हो, पहले आप टेंशन फ्री पूरे पेपर में जो इजी सेक्शन है उसको निपटाइएगा। ठीक है, और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने मोबाइल लेके जाते हैं तो आप अपने जो बीच में सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर के बीच में जो गैप होगा, तो मेरे को आप एग्जाम की कॉपी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसकी फोटो खींच के फ्रंट पेज से लेके पूरे फोटो खींचिएगा, क्योंकि उसकी मैं फिर मैं पूरी आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा यूट्यूब के वीडियोस में। ठीक है, तो आप सभी उसके, ठीक है क्लियर हो गया, वो पूरी कॉपी मेरे को आप पीडीएफ में वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर संडे। ठीक है, एंड गुड लक। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, 1 घंटा हो गया पूरा कंप्लीट और ये सारे टॉपिक भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक दे दीजिए, आप सबको बधाई दे दीजिए। चलिए।